My name is Hina Sadiq, and my session for today is Code of Ethics for Chartered Accountants. I think I'll be using the coding. This is one of the most important areas as far as our profession is concerned, because as public accountants, we carry a responsibility of trust. हमारा जो प्रोफेशन है या हमारा जो स्किल सेट है वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है amongst various stakeholders wherever they are, चाहे हम ऑडिट में रहें, प्रोफेशन में रहें, चाहे हम बिजनेस में चले जाएं, चाहे हम अपनी प्रैक्टिस सेटअप करें, इन एवरी वॉक ऑफ आवर करियर हमारा रोल इन सोसाइटी इज दैट ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग. और ट्रस्ट तभी आता है when you abide by a certain code of conduct. आप अपने एक्शन से, अपने अमल से, the quality of work you produce, you tell your stakeholders that you are a trustworthy person. वैसी भी दुनिया में दो चीजें इंसान को बहुत अच्छी लगती हैं, एक औलाद दूसरा पैसा. And you, in every way, are the disposement of finance in the corporate sector. तो उसके साथ जो responsibility हमारे साथ attach होती है, it entails that we have a certain code of conduct, जिसमें certain values attached हो, जो trust को imbibe करें in our stakeholders, in the people who interact with us. And that is our topic for today. अच्छा, लोगों को ये लगता है कि हम काम तो कर रहे हैं, ethical है, confidentiality, these are all words that we hear in our everyday conduct. But we still need to emphasize कि ये जितना भी आपने ICAP being an ICAP member has adhered to the code of conduct that has been introduced by ICAP. But we have our own professional code of conduct जो ड्रॉ करता है IPAC के कोड ऑफ कंडक्ट से and builds on it using certain provisions of the CA ordinance and the Companies Act. But basically, there are 5 fundamental guiding principles of our. Agreed, but उसके लिए dishonesty क्या करेंगे? वो तो मोटिव हो गया. Dishonesty क्या करेंगे आप? अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फाइंडिंग मिलती है और आप अपने सीनियर से किसी से डिस्कस करते हो, कहते हैं यार इशू क्या निकाल रहे हो, बंद करना मुश्किल हो जाएगा. होता है ना, बहुत सिंपल सी चीज है. यार फिर इशू बंद कौन करेगा, उसकी रिपोर्टिंग कौन करेगा, पार्टनर को कौन समझाएगा, वहां कहां पे क्या ब्रीच हो रहा है, आपकी इंटेग्रिटी. आपने क्या सोचा कि यार इतना काम कौन करेगा. बहुत सारे लोग कहते हैं यार पूरे वाउचर कौन देखता है, 4 वाउचर देखो बाकी सब पे टिक लगा दो. होता है ना, सब उंगली तो ला रहे तो बोल कोई क्यों नहीं रहा. कल मेरा लाइसेंस कैंसिल कर देगा क्या, आप क्या पढ़ा रही थी क्लास में. आप समझ रहे हैं बेसिकली. अच्छा, ऐसा होता नहीं है कि ये चीजें पकड़ी ना जाए. नॉर्मली इट इज ह्यूमन साइकी कि आप एक बार झूठ बोलते हैं, नहीं पकड़े जाते हैं तो अगली बार झूठ बोलने के लिए आपको बड़ी हिम्मत हो जाती है कि यार पकड़े तो नहीं गए. एंड देन दैट बिकम्स योर हैबिट. एक और जो हमारी इंटेग्रिटी का या डिसऑनेस्टी का फर्म लेवल पर या पार्टनर लेवल पर जो एक होता है, इट इज showing to the client that they can perform an assignment when they have no expertise to do it. They've never done an assignment like that before. They don't have staff to perform that kind of job. And yet, वो client के सामने ही confidence exude करते हैं कि ये काम हम कर सकते हैं. What happens then? You don't have that professional skill set. Either, अगर आपको threat लगता है, तो आप ऐसा staff hire करें which has the necessary skill set. आप ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करें who have the necessary skill set, जो आपके skill set को supplement करें, rather than trying to make a mess of that assignment.
ठीक है, ये सारी चीजें हम डेली बेसिस पर अपने कंडक्ट में, अपनी बिजनेस डीलिंग्स में करते हैं। अगर किसी बंदे में इंटेग्रिटी नहीं है, सच्चाई नहीं है, पब्लिक अकाउंटिंग में उसका ट्रस्ट कायम नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब उसमें आगे बहुत सारा जो इतनी सारी अंग्रेजी है, बेसिकली उसमें यही है कि वी शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद रिपोर्ट्स, कम्युनिकेशंस वेयर वी नो कि एक मटेरियल में स्टेटमेंट है, जो बात हमारी डिस्कस हो गई। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी सही इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई है, किसी के खिलाफ कोई इल्जाम है, किसी, आजकल तो बहुत कॉमन है कि आप मैनेजमेंट में किसी का एक खिलाफ नैब में केस है, आपने देखा नहीं देखा, बस उसको रिपोर्ट कर दिया, तो आपने अपनी इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज किया। वाइसी वर्सा, उसको छुपाया तो भी इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज है। सो बेसिकली बहुत वे करके चीजों को डिस्क्लोज करना होता है, उनके साथ एसोसिएट करना है। एंड देन अगेन आप जानबूझकर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ओमिट कर दें, डिस्क्लोज ना करें, जिसकी वजह से एक मिसलीडिंग इंप्रेशन क्रिएट। चल अब हम आ जाते हैं सेकेंड प्रिंसिपल पर, विच इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? What makes a person objective? यार सैटरडे के दिन सुबह सुबह ऑडिट फर्म के पार्टनर को उठाया है कोड ऑफ एथिक्स पढ़ाने के लिए, बात तो कर लीजिए प्लीज। मेरी तो आंख भी 11 बजे से पहले नहीं खुलती जी। इंडिपेंडेंस। अच्छा, इंडिपेंडेंस क्या होती है? What do you mean by being independent? Not only independence in appearance but independence. अरे बेटा वो किताबें नहीं पढ़ाओ मुझे पता है। What does independence mean? मतलब क्या होता है इंडिपेंडेंस का? Not influenced by आजाद। आजाद, आजाद फ्रॉम व्हाट? client. क्लाइंट का प्रेशर, बायस, पार्टनर का प्रेशर, मैनेजर का प्रेशर, ठीक है ना? इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी मीन्स यू हैव अ क्लियर कट आइडिया what you want to say, what you are doing, the purpose for which this work is being done. उसमें कोई बायस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई undue influence नहीं है। That is what we mean by objectivity. जी मैम जब प्रोफेशनल जजमेंट को हम वो करते हैं, सप्रेस करते हैं या फिर उसको ओवरराइड करते हैं, मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस से, क्लाइंट इन्फ्लुएंस उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिविटी किस हद तक एक्सरसाइज होती है या व्हाट एक परसेप्शन भी होता है? बिकॉज मैंने आई बीन ऑन बोथ साइड्स, आई बीन हियर एंड बहुत सारे लोग इस तरफ भी हैं और इस तरफ अब आ चुके हैं। बट जो लोग इस तरफ हैं, जो कि ट्रेनीज हैं, स्टूडेंट्स हैं, अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंचे, नॉर्मली जब वो कोई भी फाइंडिंग या मिस स्टेटमेंट ऐसी कोई चीज लेकर आते हैं और जब तक वो पार्टनर के डेस्क पे जाती है, उस पे एक इवैल्यूएशन ऑब्वियसली प्रोसेस होता है, तो स्टूडेंट के दिमाग में क्या आता है? पार्टनर ने ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज कर दी, फाइंडिंग को रिपोर्ट नहीं किया, मैनेजमेंट को नहीं बताया, हमारी सारी मेहनत जाया हो गई, अगली बार निकालेंगे ही नहीं इशू। यही होता है ना? बट ऑब्जेक्टिविटी, अच्छा ये किस्सा मैं ऑलमोस्ट अपनी हर उस पे बताती हूँ। मेरे साथ एक बच्चा था, उसकी फर्स्ट जॉब थी, मैं उसकी जॉब इंचार्ज थी, एंड दिस इज अ 20-year-old स्टोरी व्हेन आई वाज इन द फर्म। तो मेरे पास आया, मुझे कहता है मैडम यहाँ फ्रॉड हो रहा है। अच्छा जी, क्या फ्रॉड हो रहा है? मैं फला इनवॉइस लेकर गया, उसको पता ही नहीं था इस इनवॉइस में क्या हुआ है। फिर उसने 4 फाइलें खोली, उसमें से उसने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स निकाले और उसने फिर एक स्टोरी बनाई और मुझे वो स्टोरी सुनाई, यहाँ फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। मैं कहा होल्ड योर हॉर्सेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहा ऐसी इस कंपनी में रोज की 300 इनवॉइसेस प्रोसेस होती है। 300 इनवॉइसेस, 365, 300 दिन पे भी अगर आप प्रोजेक्ट कर लें तो कोई 9 लाख इनवॉइसेस बनती हैं। आपने रैंडम, अच्छा उस बात को भी आज क्लोजिंग को भी 1 से 1.5 महीना गुजर चुका है, आप रैंडम बेसिस पर एक इनवॉइस लेकर उसके पास पहुंच गए
और उससे आपने उसकी स्टोरी पूछी या जो भी पूछा कि भाई ये इनवॉइस क्या रिप्रेजेंट करती है व्हाटएवर, तो जाहिर है उस बंदे को टाइम तो लगेगा ना चीजों को निकालने में। अब अगर वहां दिमाग में आ जाए कि नहीं जी ये तो बायस्ड है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, दैट्स नॉट ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी इज कि जो भी एविडेंस आपको मिलता है, जब भी कभी आप किसी भी सिचुएशन में होते हैं, whatever decision making transpires at whatever level, be it at the level of a trainee, be it at the level of a manager, be it at the level of a partner, it should be free from bias. And it should appear to also be free of bias. सिर्फ ये नहीं है कि उस आदमी के दिमाग में है कि मैंने कोई बायस नहीं रखा। It should be exhibited कि हाँ जी बायस नहीं है। अगर वो बच्चा या वो ट्रेनी या वो मैनेजर कोई एक्सप्लेनेशन चाह रहा है, तो आप अपने डिसीजन का एक्सप्लेनेशन दें। Why do you think it should not be reported, or why do you think it should be reported at a certain level and not beyond that? उससे उसके तजर्बे में भी इजाफा होगा, उसकी ऑब्जेक्टिविटी भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती चली जाएगी। So coming to the not to compromise professional or business judgments because of bias, conflict or undue influence of others. सिर्फ प्रेशर ये नहीं होता कि भाई आप कुछ फायदा हो किसी से खुन्नस हो तो भी प्रेशर बन जाता है, ठीक है ना? Then it is our responsibility as auditor to give a true and fair opinion, nothing more, nothing less. इस पे एक नॉर्मल सवाल जो मुझे आता है इस तरह के सेशंस में is what does a certificate imply? क्योंकि सर्टिफिकेट तो ट्रू एंड फेयर व्यू का नहीं होता, वो तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस होती है, right? But this is a dichotomy that exists between our auditing standards and our law. हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हुए हैं, उन्हें वर्ड सर्टिफिकेट समझ आता है, रिपोर्ट नहीं समझ आती, और सर्टिफिकेट में वो वर्ड सर्टिफाई देखना चाहते हैं। इसी के लिए ICAP ने जो है वो एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वो किया है, बट एट द सेम टाइम we at ICAP are trying to develop this understanding at various authority forums like SECP, State Bank, PSEX, that we should give up the term certificate because an auditor cannot certify, they can only give a report. हम वो awareness create करने की कोशिश कर रहे हैं, and we hope that in due course of time हमारी जो अथॉरिटी में लोग बैठे हुए हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, they would understand the difference between a report and a certificate, and therefore ये जो एक हमारे सर पे absolute assurance की तलवार लटकी हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। Biases, conflicts, intimidation, सारी बातें हमारी हो गई। अब let's come to the third principle, guiding principle in our code of ethics, which is professional competence and due care. क्या समझ आता है इस टर्म से? जी, any takers? What do we mean by professional competence? यहाँ क्यों बैठे हुए हो? What is the purpose of these sessions? ICAP ने इतनी मेहनत की है, आप लोग भी सुबह सुबह उठ कर आए, वीकेंड पे आए, क्यों आए आप लोग? अपनी नॉलेज को अपडेट करें और उसको मार्केट में उसको यूटिलाइज करें और क्लाइंट को potentially अच्छी services provide करें। Agreed. Agreed. Professional competence is continue to work on your professional skill sets, on your technical skill sets. ये बात पहले इंटेग्रिटी में भी हमने की, ऑनेस्टी में भी कही कि आप अपना स्किल सेट डेवलप करते रहे। Whenever you accept an assignment, you have to ensure that you are professionally competent to do this assignment. इसी तरह जब हम ऑडिट की टीम्स कंपोज करते हैं, उसमें ड्यू केयर लेनी चाहिए that the team members have certain knowledge, certain skill set before they are sent to the client. ठीक है? उस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर से भी हमारा एथिक्स होता है, ठीक है? अच्छा, इसके लिए ICAP जो कर रहा है वो इस तरह के सेशंस करता है, बट व्हेन वी बिकम प्रोफेशनल्स आल्सो, हम क्वालिफाइड भी हो जाएं, तब भी as public accountants it is our responsibility to keep ourselves updated with whatever technical knowledge is being sent out. और अब तो after the internet becoming so common,
अब तो एवरीथिंग इज देयर एट द क्लिक ऑफ अ बटन। तो आप उसको कंटिन्यूसली स्टडी करना है, उस टेक्निकल स्किल को हार्नेस भी करना है, एग्जिबिट भी करना है, अपने वर्क में उसको इंक्लूड भी करते चले जाए। ठीक है, एक्ट डिलिजेंटली एंड इन अकॉर्डेंस, ये ड्यू केयर है कि जब भी कभी आपके पास ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एन असाइनमेंट, ड्यूरिंग योर वर्क, व्हाटएवर डिलिवरेबल्स यू आर वर्किंग ऑन, उसमें आपके पास जितनी टेक्निकल नॉलेज है उसका इस्तेमाल किया जाए, उसे यूज करके जो बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट है उसका आउटपुट होना चाहिए। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस जो हमारी टीम्स में डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, हमारे रिव्यू के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, बिकॉज एवरी लेवल एड्स वैल्यू टू दैट डिलिवरेबल। ठीक है ना, लोगों को लगता है कि भाई रिव्यू का क्या, मैनेजर भी रिव्यू कर रहा है, पार्टनर भी रिव्यू कर रहा है, पास बड़ी जॉब्स पर सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर लेवल के लोग इन्वॉल्व होते हैं। व्हाई? बिकॉज ईच लेवल ब्रिंग्स विद इटसेल्फ अ सेट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। ड्यू केयर आती है, जितना एक चीज का रिव्यू होता है उतना ही उसमें अगर किसी चीज की कमी है वो हाईलाइट होती है, पॉइंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट, जरूरी नहीं कमी हो, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड एवरीबडी, every level adds value because of their experience, because of their knowledge, because what they know of the industry, they add value to that delivery. This, I believe, is a very important element in our professional life, which is consultation. वैसे वो किसी कोड ऑफ एथिक्स का हिस्सा यूं नहीं है, but basically consultation, conversation, talking to people, एक लिमिट तक, वो जो confidentiality उसको ब्रीच ना करके, but within your partnership आपके पास different skill sets के लोग हैं। For example, a lot of firms have different tax partners and audit partners. कोई भी tax का issue है आपके client पे, consult with your tax partners, have a conversation with them, ask them the questions, ताकि probably आप उस client का tax नहीं कर रहे होंगे, but audit में जो tax की चीजें हैं, जो tax के issues हैं, उनसे discuss करें, ताकि potential litigations, potential provisions जो है वो identify हो सके। The same for trainees. Ask your seniors, talk to them. If you think कि कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही, please put up the right question to the right level. You are not satisfied by one answer, seek another answer. ठीक है ना, जो दिया जाता है ये अप्रोच जितनी रहेगी कि भाई पिछले साल जैसी फाइल बना दें, पिछले साल जैसे वर्किंग पेपर्स बना दें, there will never be any learning, there will never be any improvement. The improvement will come when you will ask the right questions and when you will try to find the right answers. ठीक है, इसके बाद जो अभी हमने बात की confidentiality. What do we mean by that? तो बहुत आसान है, इसका जवाब तो हर किसी के पास होना चाहिए। जी, confidentiality. Any takers? मुझे लगता है आप लोगों से तो अच्छे जूम वाले जवाब दे देते। 14 सवाल तो पूछ चुके अभी तक बेचारे गरीब, पता नहीं उनके सवालों के जवाब किसी ने दिए या नहीं दिए। जी, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होता है? खवातीन से पूछना चाहिए ना, उनके पेट में कोई बात नहीं रहती। What do we mean by confidentiality? Secrets. Secrets कौन से secrets? अच्छा, agreed. But उसको build up करते हैं थोड़ा सा। Do you understand that being public accountants, you have access to information that the public doesn't? Do we acknowledge this responsibility? बहुत सारी कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स हमारे पास पहले से आए हुए होते हैं, before they become public knowledge. Agreed? Right? क्या करना चाहिए उसके साथ?
वो डिस्क्लोज नहीं करने। जो काम करना है वो काम करके सिर्फ अपनी टीम मेंबर्स में डिस्कस करना है, अगर करना भी है। जो कंसल्टेशन की अभी बात की गई, you have to decide, the partner has to decide what is the right level of consultation. क्या वो इशू किसी से डिस्कस करना है, नहीं करना, और करना है तो किससे करना है। मोस्टली एट ट्रेनी लेवल्स हमारे पास वो डिसर्निंग आई नहीं है। अच्छा, हमारा क्या तरीका होता है, हम क्लासेस में जाते हैं, बाहर खड़े होते हैं, क्लास में कोई ब्रेक होता है, कुछ भी होता है, हम बाहर खड़े होते हैं, यार हम फला क्लाइंट पे पोस्टेड है, अच्छा हम फला क्लाइंट पे पोस्टेड है, तुमको पता है वहां क्या इश्यू निकला है, करते हैं या नहीं करते? व्हाट इज दिस? इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा, ये बहुत इनोसेंट सा ब्रीच होता है। एक ब्रीच ये भी होता है कि आपके पास कोई फाइल है, कोई वर्किंग पेपर्स है, फिजिकली आपने अपनी क्लास में उसको एज इट इज अनअटेंडेड रख दिया। आपको कंपनी ने, फर्म ने लैपटॉप दिया है, वो लैपटॉप आपने ऐसी जगह रख दिया जहां से वो इजीली पिकअप हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, और शायद उसमें से जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे, इस तरह आपने ब्रैग किया, मैं फला पोर्शन कर रहा हूँ, उस पर इतनी बड़ी एडजस्टमेंट मैंने निकाली है, मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया। Why? As people we feel it adds feather to our cap, but it is a breach of confidentiality. I can just quote one incident that happened in the past, आज का वाकया नहीं है, but with the advent of WhatsApp and जो मोबाइल्स हैं, हमारी जो confidentiality के standards है ना, वो बहुत खराब हो गए। A lot of times when we go to our clients, they give us access to certain board minutes etc. and they say कि इसकी pictures मत लीजिएगा, उसमें से minutes बना लीजिए। What our trainees normally do is they start taking pictures. That's a breach of confidentiality. The incident that I'm going to tell you about goes far beyond that. एक बच्चा था बहुत reputable firm में, उसके पास जो भी ड्राफ्ट आया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसने उसकी पिक्चर्स खींचकर अपने एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करता था, एंड इट वाज अ लिस्टेड क्लाइंट। जस्ट लेटिंग यू नो कि he was just one paper to qualify, and the firm cancelled his registration. This is what breach of confidentiality means. The client trusts us with their financial data. वो डेटा जो कि अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं होना चाहिए, किसी के भी बेनिफिट के लिए यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है? While it is okay to tell कि भाई आप गए हैं, आप किस क्लाइंट पे पोस्टेड हैं, आप क्या कर रहे हैं, हाँ आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जा रहा है, बट डोंट डिस्क्लोज द स्पेसिफिक्स, डोंट डिस्क्लोज व्हाट इज रिटन इन द कवर लेटर, बिकॉज कवर लेटर इज नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन, राइट? फाइनेंशियल फिगर्स कुछ अरसे में कॉमन हो जाएंगे, पब्लिक नॉलेज बन जाएंगे, बट बहुत सारी कंपनियां जो प्राइवेट कंपनीज होती है उसमें वो भी नहीं होती। सो प्लीज बेयर इन माइंड that we are custodians, और इसीलिए ताला बना हुआ है इस पिक्चर में। ताला कहाँ होना चाहिए? ठीक है, अच्छा इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब आप कहेंगे कि क्या एक्सेप्शंस हैं? There are times when our client is facing any litigation, और हमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है या एससीसीपी या स्टेट बैंक की तरफ से कि हम आपके वर्किंग पेपर्स को एक्सेस करना चाहते हैं या फला इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। इफ वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इट बाय लॉ देन यस वी कैन, लेकिन उसमें भी सर्टेन सेफगार्ड्स होते हैं। वी हैव टू इन्फॉर्म द क्लाइंट until and unless we are specifically told by the authority कि आप क्लाइंट को डिस्क्लोजर नहीं देंगे।
उसके बाद डिस्क्लोजर परमिटेड बाय लॉ एंड कंसेंटेड बाय क्लाइंट। ये नॉर्मली वहां होता है जहां आपके प्रैक्टिस रिव्यूज वगैरह हो रहे होते हैं, तो आपके पास क्लाइंट का कंसेंट एंगेजमेंट लेटर में बिल्ट इन किया हुआ होता है कि इफ वी आर required to undergo a practice review and your file is selected, then the data will be shared with our practice reviewers, and that is done. जो network firms हैं वो network पे भी करती हैं, जिनका ICAP का quality control होता है वो भी उसके लिए disclose करते हैं। Professional duty right when not prohibited by law। अगर आपको लगता है कि उस फर्म में उस पे कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि strict violation है, and you are not prohibited by law to go public about it, then also you can break the confidentiality. But other than that, try and keep it as simple as possible. मुंह पे ताला रखिए, दिल में बात रखिए, अपने पेट को थोड़ा गहरा करें। And this confidentiality does not end with the end of the relationship. अगर वो अब आपका क्लाइंट नहीं रहा, that doesn't mean कि आप जाकर सारी इंफॉर्मेशन डाइवर्ट करना शुरू करते हैं। It is in place even after the relationship has ended or is in the process of ending. Professional behavior. जी, अभी एक और टॉपिक भी है, एक्सेप्टेंस एंड रिटेंशन ऑफ क्लाइंट्स। इस पे इतने खामोश रहेंगे तो उस पे क्या करेंगे? जी, what do we mean by professional behavior? Punctual? क्लाइंट के साथ आप यानी कि प्रोफेशनली उनके साथ एंगेज हैं, यानी ये नहीं कि वो गाने बस प्रॉब्लम है ना निकलते हैं, और यानी कि प्रोफेशनली उनसे डील कर रहे हैं घर की तरह, यानी दोस्त की तरह डील कर रहे हैं। Agreed. वैसे वो punctuality और वो सब internal discipline होता है, but yes, when you are at a client, your behavior is professional. आप उनसे काम की हद तक interact करते हैं, professionally तहजीब के दायरे में रहते हुए behave करते हैं, don't become familiar with them. Agreed. ठीक है? इसके बाद during that वो जितने भी लॉज रेगुलेशंस हैं उनको आप फॉलो करें। वही जो हमने पीछे प्रिंसिपल्स देखे हैं उन्हें आप फॉलो करेंगे। दैट इज अ साइन ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है? एंड प्लीज ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि व्हेन वी गो टू आवर क्लाइंट्स, वी नॉट ओनली रिप्रेजेंट आवर फर्म, वी आल्सो रिप्रेजेंट आवर प्रोफेशन। तो व्हेन यू आर इन बिजनेस, यानी आप किसी कंपनी में you are serving them, आपका behavior तब भी professional होना चाहिए, otherwise हमारा profession discredit होता है। ठीक है? So that is as far as हमारे fundamental principles are concerned। ये तो principles हैं। अब ये principles apply कैसे होंगे? किसी ना किसी situation में apply होंगे ना। जब भी आप कभी आएंगे किसी भी इशू में, किसी भी सिचुएशन में, यू हैव टू अप्लाई दीज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स। पढ़ तो लिया इंटेग्रिटी क्या होती है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस वगैरह वगैरह, हाउ टू अप्लाई इट। ऑब्वियसली देयर हैज टू बी अ सिचुएशन। उस सिचुएशन में देयर इज अ थ्रेट, परसीव्ड और एक्चुअल। देयर विल बी अ थ्रेट, देयर विल बी एन इशू, and you have to evaluate the threat and conclude on how to manage the risk by applying the 5 fundamental principles of our code of ethics. सही है? पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें थ्रेट क्या है इस सिचुएशन में, इस इशू में, what is it, what is the fundamental principle that is being challenged. Then we evaluate how significant it is, and then based on our evaluation address that threat, and we take it step by step. Identify threats to compliance with the fundamental principles. आपको आपका क्लाइंट है, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं,
आपका क्लाइंट है, उसका फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर अपडेटेड नहीं है, उसका साल के दौरान कोई फिक्स्ड एसेट का काउंट नहीं हुआ, वो आपसे कहता है ईयर एंड पर जब आप लोग जो भी आपके मैनेजर्स वगैरह कॉल करते हैं, पार्टनर्स कॉल करते हैं स्टॉक चेक की फिक्स्ड एसेट काउंट को सेटअप करने के लिए, वो कहता है यार मेरा फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर कंप्लीट नहीं है, मैं तो फिक्स्ड एसेट का काउंट नहीं करवाऊं। क्या है ये? क्या है ये? एक थ्रेट है, एक सिचुएशन है। अगर आप क्लाइंट के साथ अग्री कर जाते हैं तो जो ऑडिट के आपके फंडामेंटल स्टेप्स हैं उनमें से एक स्टेप को आप फॉरगो कर रहे हैं, सही है ना? तो एक थ्रेट एग्जिस्ट करता है ना आपकी ऑब्जेक्टिविटी पर, आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पर, ड्यू केयर पर एक थ्रेट है, तो अब आप आइडेंटिफाई करें। सो अंडरस्टैंड द फैक्ट्स। ये उसने कह दिया, आपने सुन लिया, आपने कहा थ्रेट है, क्या करेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, क्यों कह रहा है वो? लेट्स से कि उसके यहाँ कोई इंसिडेंट हो गया है, उसका रिकॉर्ड खराब हो गया है, हमारा एक क्लाइंट था वहां आग लग गई थी, उनके सारे रिकॉर्ड जल गए थे, अब ईयर एंड के बहुत क्लोज हुआ, उन्होंने कहा हम कर देंगे, ठीक है, बट आपको हमें टाइम देना पड़ेगा, 30 तारीख को नहीं हो सके, या कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ और आप पिछले कुछ सालों से उसको कह रहे हैं कि भाई आप अपने फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर ठीक करें, उसमें कुछ चैलेंजेस हैं, उसमें कुछ कमियां हैं, एंड ही इज नॉट फिक्सिंग इट। दोनों सिचुएशंस फर्क है ना? अंडरस्टैंड द सिचुएशन, गेट योर फैक्ट्स राइट, और फिर इवैल्यूएट करना होगा कि आपके पास इसमें मेनली ये थ्रेट्स हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं बाय द स्टैंडर्ड। सेल्फ इंटरेस्ट, क्या ये आपका सबसे बड़ा क्लाइंट है? आपका एक सेल्फ इंटरेस्ट है ना, आपका मेजर रेवेन्यू का कंट्रीब्यूटर है, बात नहीं मानेंगे कहीं और चला जाएगा, बिजनेस लॉस हो जाएगा। सेल्फ रिव्यू थ्रेट होता है, आपका खुद ही का परफॉर्म किया हुआ काम है, आपने एज कंसल्टेंट उसमें काम किया है, उसका फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर आप ही की टीम ने बनाया है और आप उस पर आज ऑडिट करने जा रहे हैं, सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो गया। इसीलिए देयर आर सर्टेन सर्विसेज जो ऑडिट फर्म्स को या ऑडिट पार्टनर्स को डिसअलाउड है कि इफ यू आर एन ऑडिटर ऑफ अ सर्टेन कंपनी, आप सर्टेन सर्विसेज उनको नहीं दे सकते क्योंकि उस पर सेल्फ रिव्यू थ्रेट एग्जिस्ट करता है। एडवोकेसी थ्रेट, आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बाय व्हाटएवर रीजन। फेमिलियरिटी थ्रेट, आप उसके साथ इतने सालों से इन्वॉल्व हैं, वो आपका इतने सालों से क्लाइंट है कि आपका उससे एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया है, तो आप कहते हैं यार इस साल नहीं करेगा अगले साल कर देगा ना, कोई मसला नहीं है। दैट्स फेमिलियरिटी थ्रेट। एंड इंटिमिडेशन थ्रेट, मैं ऑडिटर बदल दूंगा, दैट्स इंटिमिडेशन, ठीक है। देन द नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाइंग थ्रेट, देन इवैल्यूएटिंग द थ्रेट। कितनी सीरियस है, उसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव फैक्टर्स होंगे। अच्छा, थ्रेट कभी एक नहीं होती, सिंगल नहीं होती, मल्टीपल थ्रेट्स नॉर्मली किसी भी सिचुएशन में एप्लीकेबल होती है। नॉर्मली जैसे हमने वो जो 6 थ्रेट्स की, उसमें इंटिमिडेशन थ्रेट और फेमिलियरिटी थ्रेट अक्सर इकट्ठे होते हैं, बिकॉज आप उस क्लाइंट से बहुत फेमिलियर हैं और आपको डर ये है कि वो ऑडिटर बदल दे तो आपका बिजनेस चला जाए। That's one of the most common threats that we as auditors have to address. Then what do we do? ऐसा नहीं होता, and this is, trainees may not agree with us, but that is true, कि every time we are in a threat situation, we say client छोड़ दो, we say get out of the engagement. That is not the first course of action. The first course of action while evaluating the threat is to try and figure out ways to bring the risk at an acceptable level.
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक सिचुएशन ऐसी है जहां आपको पता है कि द क्लाइंट इज अनएबल टू गिव यू दैट इंफॉर्मेशन, थ्रेट तो है बट आप उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढें। यू कैन से कि भाई आप अपनी क्लोजिंग कर दें, ठीक है, हम फिक्स एसेट का काउंट अभी नहीं करेंगे, हम कट ऑफ का प्रोसीजर जरूर करेंगे, एंड देन व्हेन आवर टीम कम्स इन फॉर द ऑडिट, उस वक्त हम फिक्स एसेट का काउंट भी कर लेंगे और कट ऑफ के डॉक्यूमेंट्स को यूज करके इंश्योर कर लेंगे कि वही एसेट्स आपके रजिस्टर में इंक्लूडेड हैं जो कि एट ईयर एंड एग्जिस्ट करते थे, उसके बाद के कोई एसेट्स इंक्लूडेड नहीं है। दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग। आपने क्या किया, थ्रेट था, आपने उसको लेकर आ गए ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। जैसे नॉर्मली हम रिसीवेबल्स के लिए फर्स्ट हमारा या मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ एविडेंस क्या होता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। नॉर्मली रिसीवेबल्स पेबल्स में नहीं आती। हम क्या कहते हैं, रिसीवेबल पेबल पे काम ही नहीं करेंगे, ये तो नहीं होता ना। व्हाट डू वी डू, वी गो टू ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। द सेम वे in an ethical dilemma, if there is a threat, you try and bring the risk at an acceptable level by deploying alternative procedures. For example, competence and due कहते हैं, जो क्लाइंट है उसका बिजनेस ऐसा है जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किया आपकी कॉम्पिटेंस नहीं है, या उसने कोई ऐसा नया बिजनेस स्टार्ट किया है जिसपे आपको इतनी नॉलेज नहीं है। Then what do you do? There is a threat, isn't it? What do? You bring in staff जिसके पास वो नॉलेज है, या सेकंड पार्टनर इन्वॉल्व करते हैं जिसके पास वो बिजनेस नॉलेज है, या अगर सिंगल पार्टनर फर्म है तो कोलैबोरेशन करते हैं with a firm with the right kind of engagement letter, bringing them in as auditors expert. और ये कॉमनली अगर आपको पता हो जो IAS 19 वगैरह की वैल्यूएशंस होती हैं जिसमें एक्चुअरीज इन्वॉल्व होते हैं, उसमें हम एक्चुअरियल फर्म की हेल्प लेते हैं। इफ वी डोंट हैव एन एक्चुअरी इन हाउस तो हम उनके साथ एज ऑडिटर्स एक्सपर्ट एंगेजमेंट लेटर करके वी मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर एंगेजमेंट टीम। सो बेसिकली द थ्रेट हैज टू कम डाउन टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। उस पे क्या कर रहे हैं हम, प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, remain alert for any new information, and then use reasonable and informed third-party tests. During the entire code of ethics, third-party test को एक importance दी गई है। What do we mean by a third party? Third party is someone who is not involved in the process. It can be another accountant, जैसे मैंने आपको बताया second partner, or it can be a lawyer, depending on the threat, depending on the situation, right? Whichever way you look at it. But आप उसको सारे circumstances and facts बताएं, अगर उसका conclusion और आपका conclusion same है, इसका मतलब the threat is addressed, it now the risk is at an acceptable level. कि आपने वही conclude किया है एक सिचुएशन में होते हुए जो एक थर्ड पार्टी who was not a part of that transaction, who was not a part of that threat, they have also drawn the same conclusion as you have drawn. Then that means that the conclusion is acceptable and the risk is reduced. ठीक है जी। अब आपने आइडेंटिफाई की थ्रेट, इवैल्यूएट की थ्रेट, अब आप उसको एड्रेस करेंगे। एड्रेस क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे या रिड्यूस करेंगे। एलिमिनेटिंग का मतलब गेट रिड ऑफ दोज रिलेशनशिप्स। फॉर एग्जांपल आपको एक क्लाइंट आता है जिसमें आपकी शेयर होल्डिंग है, थ्रेट है, सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। हाउ कैन यू एड्रेस दैट थ्रेट? डिसइन्वेस्ट फ्रॉम दैट कंपनी। अच्छा, डिसइन्वेस्ट का मतलब खुद भी डिसइन्वेस्ट करना है, बेगम के बच्चों के सबके डिसइन्वेस्टमेंट करने, ये नहीं करना कि खुद ने डिसइन्वेस्ट कर दिया अपनी बीवी को बेच दिया, ठीक है ना, ये भी बहुत कॉमन है। बट
गेट रिड ऑफ दैट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आपकी फैमिली में कोई भी familiar, ये नहीं कि cousins मामू वो नहीं, but let's say कि one of your children is at a management position, या your spouse is at a management position, then there is a clear conflict of interest. तो या तो आप assignment ना accept करें, या अगर assignment accept करते हैं तो जो आपका employee, जो आपका relative है, that person has to resign or has to leave the job. So you eliminate the threat. या apply करे safeguard to reduce the threat to an acceptable level. For example, जो अभी मैंने आपको example दी कि one of your dependents, your spouse, your children are an employee of that company, then you don't become the engagement partner. You don't sit in the decision making. Normally, ये एक बहुत common threat होता है when you are employing trainees. हमारे यहाँ जो ये एक मोरूजी टाइप का होता है ना कि बाप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, माँ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो औलाद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगी. तो नॉर्मली वो लोग डू नॉट ट्रेन अंडर देयर ओन पेरेंट्स. उनकी ट्रेनिंग किसी और फर्म में की जाए. ठीक है ना. आप अपने किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं, अगर वो कहीं से आपका रिलेटिव है, डोंट सिट ऑन दैट फैन. और declining or ending the specific professional activity. ये last course of action है. ठीक है. अच्छा, जब भी कभी आप clients को accept करते हैं during audit, review, any assurance engagement, there are certain principles that we have to consider. One of them जो बहुत सुना जाता है और बहुत पहले दिन से जब से हम ऑडिट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें सिखाया जाता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. व्हाट डज दैट मीन? क्वेश्चनिंग माइंड, ओपन माइंड, क्लोज्ड कंक्लूडेड माइंड के साथ नहीं कि इसका ऐसा ही सोल्यूशन होता है. ठीक है. एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग. कीप योरसेल्फ ओपन टू सजेशंस, टू ऑल्टरनेटिव्स, and keep questioning what is being presented to. Because client को एक story present करेगा, it is your job to verify it from other means. Not accepting the evidence that you gathered at face value. Continuing to pursue all avenues of inquiry. जो पहली story पता चली है उसको buy नहीं करना, उसको corroborate करना है with other evidence. Critically assessing evidence without becoming overly suspicious or cynical. वो जो मेरा जूनियर था ना, fraud हो रहा है, fraud हो रहा है, fraud हो रहा है, हर जगह fraud नहीं हो रहा. But then keep yourself open to the idea कि fraud हो भी सकता है. ये नहीं है कि आपने close कर दिया कि fraud नहीं है. Keep yourself open to that idea, but don't be overly critical. हर जगह fraud नहीं ढूंढ रहे हैं. Increasing your awareness of how supporting documentation is selected and the amount of documentation that is selected. ठीक है. Corroborative होना चाहिए. Different sources की information should corroborate with each other. एक ही source से 12 documents नहीं होने चाहिए. That may not consolidate your finding, but different ways, different sources से आई हुई information, corroborative evidence is a better way of collecting evidence. And corroborating management explanations and representations concerning material matters. ठीक है. हम ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं. इंडिपेंडेंस माइंड की भी होनी चाहिए, अपीयरेंस भी होना चाहिए. अपीयरेंस कपड़े नहीं. अपीयरेंस का मतलब योर कंडक्ट मस्ट अपीयर that you are independent. उसमें क्लाइंट से बहुत ज्यादा familiarity नहीं क्रिएट करनी होती. ठीक है, ये भी नहीं है कि आप बस गए और रूखी कोरी बात करके वापस आ गए, बट ओवर familiarity क्रिएट नहीं करनी. You should remain professional in all your dealings with the client. ठीक है. ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके. Now,
the second topic of the day, acceptance of a client. अब आपका सवाल ये होगा कि why is it so important? अभी अब हमने जो कुछ भी कोड ऑफ एथिक्स का पढ़ा है ना, उसको दिमाग में रखते हुए let's discuss this. Acceptance and continuance decisions. This is the start of the engagement. या तो आपको नया क्लाइंट आपको अप्रोच किया है या मिला है, आपने विन किया है, या आपका एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट है एंड यू आर मेकिंग द डिसीजन टू कंटिन्यू योर रिलेशनशिप विद देम. व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट दैट इट नीड्स टू बी डिस्कस्ड इन टुडेज सेशन? जी, व्हाई? अभी कोर्ट में जितना पढ़ा है ना, उसको दिमाग में रखते हुए सवाल का जवाब दें. Why is it so important that we are discussing it here at this forum? वहां से भी बहुत कोने से आ रहे हैं जी. ठीक है, वो यहां से भी आए. इसके अलावा एक्सेप्टेंस कंटिन्यूअस डिसीजन में क्या होगा? आई एग्री कि हमारे पास क्या वो स्किल सेट है जो इस असाइनमेंट को डिलीवर करने के लिए रिक्वायर्ड है. इसके अलावा अगर कंटिन्यूअंस का डिसीजन है तो पिछले साल जो इश्यूज हुए थे, जो थ्रेट्स आए थे, जिनको मैनेज किया गया था, क्या आज भी वो मैनेजमेंट वैलिड है या नहीं है, या वो थ्रेट अब हम मैनेज करने की पोजीशन में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, उसके अलावा क्या? थोड़ा सा लाउड बोलेंगे बच्चे. लास्ट ऑडिटर्स की डिटेल्स, लास्ट ऑडिटर्स के साथ मीटिंग हुई है, बट व्हाई इज दिस डिसीजन सो इम्पोर्टेंट? मेरा सवाल ये. आपकी जो अग्रीड, लेकिन आप सब लोग फंडामेंटल क्वेश्चन को कोई भी आंसर नहीं करेंगे. अग्रीड, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा, बट यू नन ऑफ यू आर स्टिल आंसरिंग द फंडामेंटल रीजन व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट. डू यू वांट मी टू हेल्प यू? This is the starting point of all trouble. मैडम, सारे टेक्निकल रिस्पांसिबिलिटीज हम अप्लाई करते हैं, नहीं करते, नीचे करना पड़ेगा. सबसे पहले अग्री, सब अग्री करती हूँ, सब सही जवाब दे रहे हैं, मतलब फंडामेंटल रीजन किसी ने भी नहीं बताया. क्योंकि अगर ये होगा तो कोड ऑफ एथिक्स एप्लीकेबल होगा. अगर ये होगा तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि हमारे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहे एथिकल प्रिंसिपल्स. ये होगा तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास कॉम्पिटेंस है या नहीं है. अगर ये स्टेप नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है. It is when we make the decision to accept the client that all this sets in. क्योंकि ये नहीं है तो सर्विस ही नहीं है. This is the first step of becoming or entering into a relationship. उसमें सारे प्रिंसिपल्स चेक करने हैं, सब कुछ करना है, बट दिस डिसीजन ड्राइव्स द एंटायर बिजनेस. आपने एक गलत क्लाइंट एक्सेप्ट कर लिया, आप थ्रेट को मैनेज नहीं कर सके, क्या होगा? क्या होगा? लॉस ऑफ रेपुटेशन. ठीक है, लिटिगेशन, क्लाइंट आपको सू कर सकता है. आपके पास कॉम्पिटेंस नहीं थी, आपने असाइनमेंट में सब कर दिया, क्या होगा? लॉस ऑफ रेपुटेशन, लिटिगेशन. अग्रीड? आप थ्रेट को मैनेज कर पाए, सेफगार्ड कर पाए, बट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई. यू डिडंट मेक प्रॉफिट्स. एट द एंड ऑफ द डे, यस इट इज अ पब्लिक सर्विस, बट इट्स स्टिल अ बिजनेस. सो नेक्स्ट ईयर क्या आपको क्लाइंट कंटिन्यू करना चाहेंगे? नहीं. या अगर करेंगे तो किस पे करेंगे? एनहांस्ड फी पे करेंगे, राइट?
तो ये वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके बगैर बिजनेस हो ही नहीं सकता। और अगर यहाँ गड़बड़ हो गई ना तो फिर पूरे प्रोसेस में गड़बड़ मैनेज ही करते चले जाएंगे। तो इसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? द पार्टनर इन चार्ज। whoever is bringing in a new client or whoever has delivered that client, acceptance में जो prospective client होगा, continuous में existing client होगा। and then इसके जो evaluation procedures हैं सिर्फ दिमाग में नहीं करने, डॉक्यूमेंट भी करने। क्या देखा जब आपने एक्सेप्ट किया था क्लाइंट? हु वर द बोर्ड मेंबर्स, उनकी रेपुटेशन क्या थी? कोई ऐसा बोर्ड मेंबर है जिसके अगेंस्ट कोई लिटिगेशन, नैप का केस, कुछ ऐसा है? ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अगेंस्ट कितनी लिटिगेशंस हैं? What is the type of service they are providing? Are they into public service? Is this a government entity? Is this a public listed entity? Is this a private entity? रिस्क हर एक के डिफरेंट होते हैं ना, राइट? एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, टेक्सटाइल बेस्ड है, ऑर्गेनिक बेस्ड है, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। एक चेकलिस्ट होनी चाहिए जिसपे आप इवैल्यूएट करें। वैसे चेकलिस्ट एक इंडिकेटिव होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस ये चेकलिस्ट भर दी हो गया, सब पे टिक 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 लगा दिया। It is a very dynamic process and it should be documented कि हमने ये चीजें देखी, इसमें ये हमें पोटेंशियल इश्यूज नजर आ रहे हैं। हमने आउटगोइंग ऑडिटर को भी लेटर लिखा है, उन्होंने भी कोई थ्रेट नहीं आइडेंटिफाई किया। किसी की जो भी आपने उनकी सर्चेस की होंगी, न्यूज़पेपर सर्चेस हैं, बास लोगों के पास नेटवर्क की वजह से सर्च इंजिन्स पे एक्सेस होता है, उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनकी रेपुटेशन, उनकी इंटेग्रिटी के चेक्स आपने कर लिए हैं। ऑल दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स योर एक्सेप्टेंस एंड रिटेंशन डिसीजंस। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए। ये हम लोगों ने सब अभी डिस्कस किए। ठीक है, अब आप देखें ये तमाम चीजें, आप इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं, इस एंटिटी के बारे में क्या जानते हैं, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेसेस, अगर कोई प्रीवियस रिलेशनशिप्स रहे हैं, कोई और सर्विस लाइंस में आपके रिलेशनशिप्स रहे हैं, कोई पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, इंफॉर्मेशन देंगे नहीं देंगे, इन तमाम चीजों को आप डॉक्यूमेंट करेंगे। एंड इफ ऑल द राइट check box are ticked, then only it should be decided to accept this client. अब ये क्या है कि आपके पास prior to commencement of engagement ये सारी चीजें evaluate भी हो जानी चाहिए और document भी होनी चाहिए, because as I said, this is the fundamental building block जिसके ऊपर पूरी आपकी असाइनमेंट की इमारत है। अगर क्लाइंट गलत एक्सेप्ट हो गया या कंटिन्यू हो गया, उसके बाद पूरा टाइम से मैनेजमेंट चलेगी। ठीक है, उस पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, रिजल्ट्स, रीजंस फॉर एक्सेप्टिंग, एंड देन नेसेसरी सिग्नेचर्स, यानी एवरीबडी हु इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय साइनिंग इट ऑफ। क्योंकि जब गड़बड़ होगी हर आदमी हाथ उठा के कहेगा मैंने तो मना किया था, मैंने तो मना किया था। तो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कि मना किया है, उसके बावजूद भी अगर फर्म ने एक्सेप्ट किया है तो उसकी भी रीजनिंग होनी चाहिए। एंड देन द recommending partner is responsible for compliance with the new client acceptance procedures. इसी तरह client retention भी एक प्रोसेस है। Annually, at the end of each assignment, even during the assignment, we evaluate होते रहना चाहिए whether we want to continue with this client or not. ठीक है, और अगर जरूरी है कंसल्टेशन विद अदर पार्टनर्स तो वो भी होनी चाहिए। Why is this necessary?
because over a period of time, there are changes in the organizational structure. There is a change in the nature of business. And there may be economic conditions or legal conditions that now pose a threat. जो पहले threat नहीं थे, पुराने law के तहत threat नहीं थे. But with the new economic conditions, with the new laws, new threats arise, new risks arise. And then if the firm and the partner believe that they are not in a position to mitigate those risks, then they should not be continuing with this client. So that is as far as my presentation is concerned, and now the floor is open to any questions that you may have. आप लोग उसमें भी ऑनलाइन भी चेक कर लीजिए. अच्छा देखिए, कंसेंट देने का मतलब क्या है और उसके वर्डिंग्स क्या होते हैं. If appointed in the next AGM, we are willing to serve. तो एक दफा आप रिश्ता करके घर पूछने जाते हैं कि रिश्ता देने से पहले तहकीकात करते हैं. नहीं कर सकते. कैसे कर सकते हैं? आपने क्या इवैल्यूएट किया? भैया लेट्स से क्या आप ऑडिटर है, मैं क्लाइंट हूं. मैं आपके पास आई, मैंने कहा भाई मुझे ऑडिटर चेंज करना है. मैंने कोई भी XYZ रीजन दे दिया. आप क्या मुझे कंसेंट वहीं पकड़वा देंगे? लीजिए मैडम कंसेंट ले जाइए, मैं विलिंग हूं. क्या करेंगे आप? क्या करना चाहिए आपको? वो नहीं लिख सकते क्योंकि अभी तक वो रिटायर नहीं हुए. वो रिटायर नहीं हुए बिकॉज AGM नहीं हुई. आप नए AGM में आप अपॉइंट. बट जब भी कोई क्लाइंट आपको अप्रोच करता है तो ये जो एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर्स है ना, ये फैक्टर्स आप कंसिडर उस वक्त कर देंगे कंसेंट देने से पहले. जैसे बिल्कुल मैंने कहा कि रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहना, पहले तहकीकात करनी है. ये सब कुछ करना है, अपने आप को भी टटोलना है और देखना है. नॉर्मली पब्लिक लिस्टेड एंटिटीज होती हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज होती हैं, तो वो आपके पास एक RFP फ्लोट करती है. प्रपोजल देने के लिए आपको यू हैव द राइट टू देयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अब ज्यादा से ज्यादा जो क्लाइंट आपसे मांग सकता है वो NDA मांग सकता है कि भाई मैं एक प्राइवेट कंपनी हूं या मैं एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी हूं, मेरे रिजल्ट्स पब्लिक नहीं है, आप NDA साइन करें तो मैं रिजल्ट शेयर करूं. अगेन बट उसके स्पॉन्सर्स को देखेंगे, उसके स्पॉन्सर्स की रेपुटेशन देखेंगे. ये नहीं हो सकता. यानी बेसिकली व्हाट दिस इज ट्राइंग टू टेल यू इज कि कंसेंट चाहे बिल्कुल न्यूली फॉर्म्ड कंपनी की हो या एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन की हो, देयर विल बी सर्टेन स्टेप्स. अब बिल्कुल जो नई कंपनी इंकॉर्पोरेट हो रही है उसका भी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स तो बना होगा ना, उसके स्पॉन्सर्स तो होंगे ना. ठीक है. आप और लोगों से देखिए, बिकॉज यू आर इन द बिजनेस, उनके खुद के भी कोई बिजनेस, जैसे आपने लिंक्डइन की बात की, लिंक्डइन पे आ रहा है कि वो डायरेक्टर किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर है. वहां आपके कोई कनेक्शंस हो, आप उनसे उनकी रेपुटेशन इंटेग्रिटी के बारे में सवाल कर सकते हैं. राइट. नॉर्मली अखबार वगैरह में जैसे गवर्नमेंट एंटिटीज होती हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज के डायरेक्टर्स होते हैं, अगर उनपे कोई केसेस वगैरह हो तो वो लोग अक्सर अखबारों में उनका जिक्र होता है. तो आप अगर नेम सर्च या न्यूज सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके अगेंस्ट कोई करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के कोई केसेस तो रजिस्टर्ड नहीं है. SECP के वेबसाइट पे जो प्रोस्क्राइब्ड पर्संस की लिस्ट है उसमें चेक कर लें. ICAP की प्रोस्क्राइब्ड पर्संस की लिस्ट आती है, उसमें चेक कर लें. ठीक है, आप चेक कर सकते हैं. कुछ ना मिले तो कुछ क्रिएट नहीं करना. ठीक है ना. बट ये नहीं करना कि कोई भी आ जाए बगैर तहकीकात के उसको कंसेंट दे.
चैलेंज वहां से शुरू होता है। मुझे आवाज आ जाएगी, थोड़ा सा क्लियरली बोलिए। 100% तो बेटा ऑडिट ही नहीं है, ऑडिट का कॉन्सेप्ट ही 100% नहीं है। इसीलिए मैंने बात की कि सर्टिफिकेशन एज ऑडिटर्स हम पर अथॉरिटीज ने एक तलवार लटका के रखी है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में सर्टिफिकेशन का लफ्ज मेंशन ही नहीं है। ऑडिटर्स कैन नेवर सर्टिफाई। देखिए, सबसे पहले आप अगर अपनी ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट पढ़ें या स्कोप पढ़ें तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि द इंफॉर्मेशन हैज बीन शेयर्ड बाय मैनेजमेंट। अग्रीड? अगर मैनेजमेंट आपके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं करती, डू यू हैव एनी मीन्स ऑफ गेटिंग टू दोस ट्रांजैक्शंस? डू यू? जो मैंने पहले ही कहा था ना कि हमको ऑडिट में पहला सबक पढ़ाया जाता है दैट वी आर वॉचडॉग्स एंड नॉट ब्लडहाउंड्स। 100% कोई ऑडिट नहीं होता। हाँ, लिमिटेड स्कोप असाइनमेंट्स में द क्लाइंट में आस्क यू टू वेरीफाई 100% ऑफ द पॉपुलेशन, बट उस पे हम कोई अश्योरेंस नहीं देते। उस पे हम अपनी फाइंडिंग्स रिपोर्ट करते हैं कि हमने 100% वेरीफाई किया, आपकी रिक्वेस्ट पे किया, और ये हमारी फाइंडिंग्स है। उस पे हम किसी लेवल का कोई ओपिनियन नहीं देते, जो हम अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के अंडर करते हैं। तो 100% ऑडिट का तस्वुर जब दुनिया में नहीं है तो पाकिस्तान में कहां से आ जाएगा? जी, एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ, ओके। अच्छा, इसके लिए मुझे चश्मा बदलना पड़ेगा, आप पढ़ दें प्लीज। Question is, what are the governance structure and systems in place at ICAP for dealing with the ethical dilemmas? Question number 1. Or you would like to answer that? I think we can answer one on one. अच्छा, एक सवाल ये आया है कि what is the structure at ICAP to deal with ethical dilemmas? अच्छा, सवाल ये कि how will the ICAP know that there is an ethical dilemma? There is a structure that exists, but we will come to know, or ICAP will come to know only when the firm approaches the ICAP. And for that, we have an auditing standards and ethics standards committee. वहां खत आते हैं जो अपना क्वेश्चन पुट अप करते हैं, and then that is deliberated in the committee, and it is a written answer is given to the is responded to the person who's raised the question. So yes, there is an organizational structure that exists, but वो ethical dilemma obviously first आपकी firm के level पर resolve होना चाहिए. ICAP is the second step. The second question is, what are the procedures and systems in place at ICAP for dealing with self-interest threats? Again, self-interest threat के लिए हमने certain services हैं जो कि बताई हुई हैं कि वो prohibited services हैं if you that client is an audit client. So that list exists. वो code of ethics में भी दी हुई है, वो आप चाहेंगे तो वो आप पढ़ लीजिए. But basically एक चीज, एक गाइडिंग प्रिंसिपल होता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट या सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का. The auditor should not perform any assignment which is a management function. Straight. ये प्रिंसिपल अगर आप सर्विस पे लगा के देखें तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि सेल्फ रिव्यू या सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है या नहीं. Question number 3 is, what should check for director's integrity? डायरेक्टर्स इंटेग्रिटी का चेक वैसे मैंने अभी बता दिया. नॉर्मली पीपल सर्चेस होते हैं यूजिंग द इंटरनेट, यूजिंग सर्च इंजन्स. देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स हु चार्ज अ सम ऑफ मनी टू गिव यू अ पर्सन्स रेप्यूटेशन. उनके अगेंस्ट कोई केसेस वगैरह हैं तो वो सर्च करके आपको लिस्ट दे देते हैं. बट नाउ अ डेज विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट इज सो कॉमन, आप वो बंदे का नाम दे डालें और प्रेस करें, हिट करें सर्च, तो उस बंदे का नाम जहां जहां रहा होता है वो सारी वेबसाइट्स आपके सामने आ जाती हैं. यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द मटेरियल. It is suggestion from question, wealth statements may be taken of directors. Wealth Statements may be taken of directors like this. नहीं, I don't think that is the ambit of the auditor.
कि आप वेल स्टेटमेंट्स जो हैं वो डायरेक्टर्स की मांग, दैट इज नॉट द एम्बिट। हाँ, हम रेप्यूटेशन ऑब्वियसली जब हम केसेस वगैरह का हिट करते हैं तो हमारे पास इनकम टैक्स के केसेस अगर कोई उनके खिलाफ खुले हुए होते हैं तो पता चल जाता है, बट वेल स्टेटमेंट्स, इनकम टैक्स स्टेटमेंट्स डायरेक्टर्स की हासिल करना इज नॉट अ पार्ट। उसका अपनी जगह वो डॉक्यूमेंटेड है, जैसा कि आपने कहा उस वक्त आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। अच्छा, नॉर्मली जो हम कंसेंट भी देते हैं उसमें मेंशन करते हैं दैट वी स्टिल हैव टू रन सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट चेक्स एक्सेट्रा, और वो क्लियर आएंगे तो हमारी कंसेंट जो होती है वो सब्जेक्टिव टू आवर सर्चेस होती है। अ लॉट ऑफ टाइम्स कंसेंट एब्सोल्यूट नहीं दी जाती, वो दी जाती है कि दिस कंसेंट इज सब्जेक्ट टू अप्रोप्रिएट क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स। अच्छा, अगर लेट्स से उस स्टेज पर भी आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और आप उस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर देते हैं एंड यू गो इनटू द असाइनमेंट, एंड ड्यूरिंग द असाइनमेंट आपके पास सर्टेन इंफॉर्मेशन आती है जो अगेन वो वाली जो सिचुएशन है कि वो एक थ्रेट क्रिएट करती है, एंड देन द प्रोसेस इज इवैल्यूएटिंग द थ्रेट एंड देन आइदर eliminating the set of circumstances that led to the threat, या manage the threat, या walk out of the assignment. तो वो ऑप्शन आपके पास हमेशा होता है। एंड ऑडिट, एक्सेप्टेंस, क्लाइंट, एवरीथिंग इज डायनामिक। ये नहीं है कि आपने कर लिया तो आपको यू हैव टू सी दैट थिंग थ्रू, कहीं भी आपको स्टैंडर्ड ये नहीं कहता। इसीलिए आपको वो गाइडिंग एथिकल प्रिंसिपल्स बताए जा रहे हैं कि wherever you perceive there is a threat, उस पे भी जज्बाती नहीं होना, आइडेंटिफाई करें, इवैल्यूएट करें, मैनेज करें। मैनेज हो ही नहीं सकता, then walk out of the assignment. Cut your losses, walk out of the assignment. आपको पता है कि स्टैंडर्ड ने ये भी कहा हुआ है कि आपने रिपोर्ट भी दे दी और उसके बाद भी कुछ सर्कमस्टांसेस आते हैं, अभी तक रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई, still you have the option to go back to the management. You have the option to issue a revised audit report. Circumstances है, but आपको standard ने हर जगह openings दी हुई हैं. The concept is that nowhere should the auditor compromise on his ethical conduct. Nothing is more important than our code of conduct to build the kind of public confidence that is required in public practice. That is the bottom line message by IFAC and by ACAT. And there are exits at every stage of the engagement. But again, manage करना है, वो steps follow होंगे तो चीजें बिल्कुल सही रहेंगी, ठीक है? Any further questions? So then I would say thank you. You've been a great audience.